हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2022 एंड जून 2023 का जो मर्ज एग्जाम हुआ था उसके सॉल्व क्वेश्चन के बारे में। यूनिट हमने लिया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दैट इज यूनिट नंबर 5, और ये क्वेश्चन हमने लिया है शिफ्ट 2 से। लास्ट वीडियो में हम शिफ्ट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। साथ ही साथ इसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट की जा चुकी है। इस पीडीएफ को टीचिंग पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, तो मेक श्योर आप जो है वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन रिस्पॉन्स टू द WNT signal, beta cat enter the nucleus and bind to the LEF1 and TCF protein by displacing which one of the following protein। यानी जब WNT सिग्नलिंग में बीटा कैट जब न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेता है तो उस टाइम पे वो LEF1 या TCF प्रोटीन से बाइंड करता है। दोनों में से कोई भी एट द टाइम प्रेजेंट रह सकता है। तो बोला गया कि बीटा कैट जब न्यूक्लियस में एंट्री लेता है तो कौन से प्रोटीन को डिस्प्लेस करके तब जाके वो LEF1 या TCF प्रोटीन से बाइंड कर सकता है। ऑप्शन आर CBP, GSK3, ग्रूचो या ग्राउचो आप कह सकते हैं, नीमो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रूचो। ये कैसे है जरा सा समझ लेते हैं। बीटा कैट क्या करता है, डायरेक्टली जो है ग्रूचो को, जिसको कि TLE भी कहा जाता है, इसको डायरेक्टली डिस्प्लेस करता है। क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये LEF1 या TCF प्रोटीन को इनहिबिट करेगा। तो जब तक ये ग्रूचो या TLE1 प्रेजेंट रहेगा तब तक जो है बीटा कैट बाइंड नहीं कर सकता। इसलिए बीटा कैट जब न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेता है तो TCF या LEF से बाइंड करने के लिए बीटा कैट को ग्रूचो को एक तरीके से डिस्प्लेस करना पड़ता है। अब ये कैसे होता है जरा सा हम इसको समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं जब WNT नहीं है तो पूरा पाथवे जो है बंद रहेगा, जिसकी वजह से बीटा कैट न्यूक्लियस के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। इस वक्त पे TCF या LEF से जो है ग्रूचो देखिए बाइंड करके रखा है, और जो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोग्राम है वो रुका हुआ है, रिप्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि WNT प्रेजेंट नहीं है, ना ही बीटा कैट सिग्नलिंग चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए WNT प्रेजेंट है तो बीटा कैट क्या करेगा, बीटा कैट न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेगा। उसके बाद देखिए जहां पे ग्रूचो था वहां पे बीटा कैट जाके बाइंड हो चुका है, यानी बीटा कैट ने ग्रूचो को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, यानी उसको अपनी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ गया है। और उसके बाद XIAP नाम के प्रोटीन ने जो है ग्रूचो के ऊपर यूबिक्विटिन प्रोटीन ऐड किए हैं, जिसकी वजह से ग्रूचो की TCF से बाइंड करने की एफिनिटी जो है अब कम हो चुकी है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ग्रूचो जो है TCF से अब बाइंड नहीं कर सकता है। बीटा कैट बाइंड करेगा और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देगा, जिसके द्वारा WNT सिग्नलिंग पाथवे सक्सेसफुली देखी जाएगी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड। अगला सवाल काफी ज्यादा डायरेक्ट पूछा गया है। इन द एवियन एम्ब्रियो द ब्लास्टोसील लाइक फ्लूइड फील्ड कैविटी इज फॉर्म बिटवीन। यानी एवियन एम्ब्रियोज में जो है ब्लास्टोसील की जैसा फ्लूइड फील्ड कैविटी कहाँ पे फॉर्म होता है। ऑप्शन है एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, नेक्स्ट इज हाइपोब्लास्ट यॉर्क, नेक्स्ट प्राइमरी हाइपोब्लास्ट एंड सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट, एंड फोर्थ इज कॉलर सिकल एंड पोस्टीरियर मार्जिनल जोन। तो ऑफकोर्स ये जो फॉर्म होता है ये एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के बीच में। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एजिंग। कौन सा यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एजिंग से रिलेटेड नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेल बायोलॉजी का भी थोड़ा पोर्शन कवर करता है, सेल सिग्नलिंग का भी करता है, साथ ही साथ ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का भी करता है। तो एजिंग से रिलेटेड एक लेक्चर जो है आपको टीचिंग पाठशाला पे देखने को मिल जाएगा, लगभग आप उसको देख सकते हैं, वहां पे इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ एक अपडेटेड लेक्चर्स भी मैं आपको एजिंग पे प्रोवाइड करूंगी विद टाइम। तो बोला गया है यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है एजिंग से रिलेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है, एन इंसुलिन IGF-1 सिग्नलिंग सिस्टम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द लाइफ स्पैन। यस, जो IGF-1 सिग्नलिंग सिस्टम है यानी इंसुलिन सिग्नलिंग सिस्टम है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ स्पैन को कंट्रोल करने में, एंड ऑफकोर्स दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन इंक्रीज ड्यू टू द रेजिस्टिव टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो देखिए बॉडी के लिए तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अच्छा नहीं होता है, तो अगर बॉडी में रेजिस्टेंस रहता है तो ऑफकोर्स जिसकी वजह से क्या होगा, लाइफ स्पैन बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड ऑफकोर्स दिस इज रिलेटेड टू द एजिंग। शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमियर क्या एजिंग से रिलेटेड है? बिल्कुल है। आपसे तो यही पूछा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एजिंग का। अब देखिए तीनों सही हो गए तो बच गया अब ये ऑप्शन सिर्फ।
ऑप्शन में बोला है फीमेल माइस विथ अ म्यूटेशन इन IGF-1 और IGF-2 शो रिड्यूस लाइफ स्पैन। तो अब ये जो यहाँ पे बोला गया है ये एक म्यूटेशन केस के बारे में बोला गया है। यहाँ पे मैंने बहुत से रीजन मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं जो एजिंग करवाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक पाथवे भी मेंशन है। अब होता क्या है एक्चुअल में, जो इंसुलिन पाथवे होता है, अगर हम देखें, मैं इसको समझा रही हूँ, इस पॉइंट को समझा रही हूँ। जो इंसुलिन पाथवे होता है ये जब एक्टिव रहता है तो ये जो है एक फॉक्सो नाम के फैक्टर को रोक देता है, और फॉक्सो अगर रुक गया तो वो आगे का काम नहीं कर पाता है। फॉक्सो का काम क्या है? फॉक्सो का काम होता है कि लाइफ स्पैन को बढ़ाना। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर फॉक्सो को ही किसी ने रोक दिया तो ये क्या लाइफ स्पैन को बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। और इंसुलिन पाथवे अगर ठीक ठाक चलता रहता है तो वो फॉक्सो को रोकता है, और इंसुलिन पाथवे अगर कम चल रहा है या नॉर्मल से भी हाफ चल रहा है या फिर चल ही नहीं रहा है तो उस टाइम पे फॉक्सो एकदम फुल्ली एक्टिव रहता है और लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर IGF-1 या IGF-2 जो कि इंसुलिन पाथवे से रिलेटेड है, अगर इनमें म्यूटेशन हो गया तो लाइफ रिड्यूस होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? ऑफकोर्स लाइफ जो है इंक्रीज होनी चाहिए। इन्होंने बोला है डिक्रीज हो के रखिए, इसलिए हमने इसको फॉल्स बोला है, एंड दैट इज वाई वी कैन गो फॉर द फोर्थ ऑप्शन। स्टिल मैं आपको जो है कुछ यहाँ पे नोट्स दिखा देती हूँ, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द क्लियरिटी, मुझे इससे ज़्यादा क्लियर इमेज नहीं मिला। ये गिलबर्ट 9th एडिशन में ये बोला गया है, और आई डोंट नो वाई इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है 12th एडिशन में देखने को नहीं मिला। ये टॉपिक 9th एडिशन से इसलिए मैंने लिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ बोला गया है व्हेन इंसुलिन पाथवे इज डाउन रेगुलेटेड, यानी डाउन रेगुलेटेड मतलब कि इंसुलिन पाथवे जब कम कर दिया जाता है तब फॉर्क हेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसे हम फॉक्सो कह रहे हैं, में एक्टिवेट DNA रिपेयर एंजाइम। तो जब फॉक्सो एक्टिवेट रहता है तो वो क्या करता है? वो रिपेयर एंजाइम को एक्टिवेट करता है। रिपेयर एंजाइम एक्टिवेट रहेंगे तो क्या करेंगे? ये DNA रिपेयर करेंगे। कौन से DNA को रिपेयर करेंगे? जो किसी ना किसी म्यूटेशन की वजह से उसमें जो है डैमेज आ गया था। और ये म्यूटेशन किसकी वजह से आ सकता है? ये म्यूटेशन ROS की वजह से आ सकता है या किसी अदर फैक्टर की वजह से आ सकता है। तो एक फॉक्सो का एक्टिवेट रहना, क्यों फॉक्सो एक्टिवेट है? बिकॉज इंसुलिन पाथवे यहाँ पे अभी फिलहाल में ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसलिए फॉक्सो एक्टिवेट है। और फॉक्सो के एक्टिवेट रहने से इतना कुछ होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर रिपेयर, आप खुद सोचिए, रिपेयर अगर हो जाए, सब चीजें ठीक चलने लगे तो क्या होगा? तो लाइफ स्पैन जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो वही बोला है यहाँ पर कि फॉर्क हेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में एक्टिवेट DNA रिपेयर एंजाइम दैट मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट म्यूटेशन caused by randomly by the ROS or other agent. Other protection against ROS and mutation may increase the functional lifespan of the cell and longevity of the organism. ये एक आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट एक और स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अटैच किया है गिलबर्ट 9th एडिशन से ही, जहाँ पे आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं दैट माइस विथ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ इंसुलिन पाथवे लिव लॉन्गर देन देयर वाइल्ड टाइप। यानी वाइल्ड टाइप के कंपैरिजन में वो माइस जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो गया इंसुलिन पाथवे का, उस माइस की लाइफ ज्यादा है कंपेयर टू द वाइल्ड टाइप। यानी इंसुलिन पाथवे एक्चुअल में क्या करता है? लाइफ स्पैन को कम करता है। इसलिए जिन माइस में ये पाथवे अच्छे से रन नहीं हो रहा था उनकी लाइफ बहुत लंबी देखी गई। इतना ही नहीं, ये भी देखा गया दैट माइस हेट्रोजाइगस फॉर द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, अगर IGF-1R का अगर स्टेटस जो है यहाँ पे जो रिसेप्टर है उसका स्टेटस अगर हेट्रोजाइगस है तो उस केस में क्या होगा कि जो माइस है वो 30% ज्यादा लंबा जिएगा कंपेयर टू द वाइल्ड टाइप। इतना ही नहीं, अगर एक माइस में एक कॉपी मिसिंग है IGF-1R का, यानी IGF रिसेप्टर का अगर एक कॉपी जीन का मिसिंग है तो उस वक्त भी देखा जाता है कि 25% लॉन्गर लाइफ हो जाती है कंपेयर टू द वाइल्ड टाइप माइस। क्यों? क्योंकि कुछ भी म्यूटेशन हो या कोई भी आप कह सकते हो कि एबनॉर्मल कंडीशन हो, उस कंडीशन में इंसुलिन पाथवे ढंग से रन नहीं करेगा। और एब्सेंस ऑफ इंसुलिन पाथवे का मतलब हुआ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि उस टाइम पे फॉक्सो एक्टिव होता है और वो रिपेयर को ठीक से चलने देता है। इसी वजह से जो है वी आर गोइंग फॉर फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल, फॉलोइंग फिगर शोज द अर्ली इंटरेक्शन बिटवीन द एपिकल एक्टोडर्मल रिज एंड द लिम्ब मेसेनकाइम। द रेड लाइन विथ ब्लॉक हेड इंडिकेट द रिप्रेशन while the black line indicate the activation. आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं।
और यहाँ पे काफी सारे जनरल स्टेटमेंट भी दिए गए हैं जो बिना पिक्चर के भी सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ा है तो। पहला है व्हेन द लिम्ब बर्ड ग्रो सोनिक हेजॉग क्रिएट अ न्यू सिग्नलिंग सेंटर दैट इंड्यूस द एपी एक्सेस यानी पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सेस। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे जनरल बेसिस पे ही ट्रू है। नेक्स्ट, when the concentration of a FGF rises, it can inhibit gremlin, thus allowing BMPs to begin repressing AER FGFs. बोला ये जा रहा है कि जब FGF का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है उस टाइम पे ये ग्रिमलिन को इनहिबिट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है। जैसे ही FGF का कंसंट्रेशन बढ़ा उसने ग्रिमलिन को इनहिबिट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो है BMP जो है उसने क्या करना शुरू कर दिया, जो AER से FGFs आ रहे थे उसको रिप्रेस करने लगे। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ना FGF जो है दैट इज अ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये काफी जगह से प्रोड्यूस होते हैं और कहीं कहीं पे ये ओवरलैप मैनर में फंक्शन करते हैं, यानी सेम फंक्शन करते हैं, कहीं कहीं पे डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो जो FGF का कंसंट्रेशन राइज हो रहा है वो ग्रिमलिन को रोक रहा है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, जिसकी वजह से BMP को मौका मिल जा रहा है कि भाई जो AER से FGF बन रहे हैं उनको रोका जाए। तो यस, अगर आप पिक्चर में देखते हो तो यही दिखा के रखा है, तो यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, FGFs 4, 9, 17 फ्रॉम AER इनहिबिट सोनिक हेजॉग टू स्टेबलाइज ZP है, तो ऐसा तो हमको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो वी कैन कैंसिल आउट दिस। नेक्स्ट, रिप्रेशन ऑफ ग्रिमलिन सिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द AER, नो। तो देखा जाए तो A एंड B सही हो जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। ये पिक्चर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पे प्रेजेंट करके रखा है। इवन ये आपको गिलबर्ट में भी देखने को मिल जाएगा। अगला फिर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में जो है किस टाइप के रीजनरेशन देखा जाता है, आपको करेक्ट बताना है। बोला है पहला ऑप्शन में कि ये सिर्फ स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन करता है, बट ये गलत है। ये सिर्फ स्टेम सेल एंड मॉर्फोलेक्सिस को करता है, ये भी गलत है। ये सिर्फ स्टेम सेल रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस तीनों करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एंड इट फॉलो ओनली मॉर्फोलेक्सिस, अगेन गलत है। तो जो आप रिसेंट एडिशन देखेंगे ना 11th एंड 12th एडिशन में, तो वहां साफ साफ मेंशन किया गया है कि हाइड्रा जो है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस तीनों ही करवाने का काम करता है। सो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉग के डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, यानी एम्फीबियन डेवलपमेंट से। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है फाइब्रोनेक्टिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनेबलिंग द मेसोडर्मल सेल टू माइग्रेट इनटू द एम्ब्रियो। देखिए फाइब्रोनेक्टिन एक ऐसा प्रोटीन है ना जिसका रोल आप सेल सिग्नलिंग में भी बहुत सारा पढ़ेंगे, और इसका वन ऑफ द मेजर फंक्शन होता है माइग्रेशन। तो जो माइग्रेशन की यहाँ भी बात की गई है, ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजर secrete protein that block the BMP signal which allow the ectodermal cell to become epidermis। यानी ऑर्गेनाइजर के द्वारा एक प्रोटीन सिक्रीट किया जाता है जिससे कि BMP सिग्नल को इनहिबिशन मिल जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्टोडर्मल सेल का कन्वर्जन एपिडर्मिस में हो जाता है। सब कुछ सही है सिवाय इसके, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजर से प्रोटीन सिक्रीट होता है, मेनली नॉगिन होता है यहाँ पे, वो BMP को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक्टोडर्मल सेल यहाँ पर नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट होते हैं, ना कि एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में कन्वर्ट होने के लिए BMP सिग्नल चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ए सही हो गया, बी गलत हो गया। तो देखिए बी इधर भी है, इधर भी, और इधर तो ए है ही नहीं, यानी हर हाल में ए और सी होना है। मतलब हमने सिर्फ दो स्टेटमेंट देखा है और हमारे पास सही आंसर आ गया है। नेक्स्ट है WNT सिग्नलिंग कॉज अ ग्रेडियंट ऑफ बीटा कैट अलोंग द AP एक्सिस ऑफ न्यूरल प्लेट, ठीक है, विच अपीयर टू स्पेसिफाई द रीजनलाइजेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला है, रीजनलाइजेशन में मदद करता है WNT सिग्नलिंग, मेनली न्यूरल ट्यूब के। डी बोला गया है द मोर वेंट्रल ब्लास्टोमियर इन द एंडोडर्म हैव हाई एक्सप्रेशन ऑफ अ नोडल रिलेटेड प्रोटीन। मोर वेंट्रल, वेंट्रल यानी ये वाला एरिया आएगा, और इसकी बात की गई है एंडोडर्म। तो यहाँ पे तो यहाँ पे बोला गया है कि हाई नोडल रिलेटेड प्रोटीन, जिसको कि हम XNR कहते हैं। तो यहाँ पे हाई नोडल रिलेटेड प्रोटीन नहीं है, आप देख सकते हैं हाई नोडल रिलेटेड प्रोटीन जो है आपको डॉर्सल में देखने को मिलेगा, ना कि वेंट्रल साइड में, इसलिए ये भी गलत है। So we can go with A as well as C, that is second option. अगला सवाल है following statement are made about the fertilization occurring in the sea urchin. You need to pick the correct statement combination. पहला है chemo attraction of sperm to the egg is mediated by the sperm activating peptide like bindil.
स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड बिंडिन नहीं है, इट इज अ रीसेक्ट प्रोटीन ऑब्लिक स्पीरेक्ट प्रोटीन। बिंडिन तो बाइंडिंग में मदद करता है, बिंडिन बाइंडिंग, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ए तो गलत हो गया। अब ए गलत होते ही ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑटोमेटिकली हमें जो है सही ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। बट फिर भी देख लेते हैं क्या बोला गया है। एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल एंड द रिलीज ऑफ एंजाइम अकर, बिल्कुल सही। स्पर्म का एक्सोसाइटोसिस होता है एज वेल एज एंजाइम का रिलीज देखा जाता है। सी ऑप्शन बोला है द कैपेसिटेटेड स्पर्म अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट कहीं है ही नहीं, तो हम इसको फिर कंसीडर ही नहीं कर सकते, इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि सी ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है एक्रोसोम प्रोटीन मीडिएट द क्रिटिकल स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग इवेंट इज रीसेट, नो अगेन गलत, इट शुड बी बिंडिन। बिंडिन जो है बाइंडिंग करवाता है ना कि रीसेट, तो डी भी गलत। ई में बोला है द स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्म इज अकॉम्प्लिश बाय द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन, बिल्कुल सही। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन के द्वारा स्लो ब्लॉक होता है, तो ई हमारा सही हो जाता है। तो बी और ई सही हो गया, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है सी एलिगन से। In a wild type C. elegans hermaphrodite, two adjacent cells Z1.PP and Z4.AAA have the potential to become the anchor cell. They interact in a manner that cause one of them to become the anchor cell while the other one to become the precursor of uterine tissue. The following statements are given to describe the interaction of the two cells. इस टॉपिक का भी लेक्चर ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है, दैट इज विद द नेम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल, आप उसे देख सकते हैं, वहां पे ये डिटेल में समझाया गया है। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, एंकर सेल फॉर्मेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए होता क्या है, वाइल्ड टाइप सी एलिगन में दो टाइप के सेल एडजस्टेंट बेसिस पे प्रेजेंट रहते हैं। एक सेल लिन12 बनाता है, जो बनाता है वो लैग2 कभी नहीं बना पाएगा, और जो सेल लिन12 नहीं बनाता है वो लैग2 बनाएगा। हेंस लैग2 नहीं रहना और लिन12 का रहना, ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है यूटेरिन टिश्यू के लिए, और लिन12 का ना रहना और लैग2 का रहना ये एंकर सेल बनाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया द सेल सिक्रेटिंग लैग2 बिकम द एंकर सेल, लैग2 बन रहा है, एंकर सेल भी बन रहा है, यस। नेक्स्ट, द सेल सिक्रेटिंग लिन12 रिमेन एज अ प्रिकर्सर ऑफ यूटेरिन टिश्यू, जो सेल लिन12 बना रहा है वो यूटेरिन टिश्यू बनेगा, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, द लिन12 सिक्रेटिंग सेल मेक द फेट ऑफ एंकर सेल, नो, अभी अभी हमने बोला कि वो यूटेरिन टिश्यू बनाएगा। लास्ट है द हिप्पोकाइनेज सिग्नलिंग पाथवे ब्रिंग द लेटरल इनहिबिशन, नो, एक्चुअल में वहां पे नॉच डेल्टा पाथवे चलता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ए एंड बी यहाँ पर सही हो जाते हैं, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अगला सवाल है द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ सी आर्चिन वेर पुट फॉर्थ। अब यहाँ पे सी आर्चिन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ऑल करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। पहला है द सेल फेट आर डिटरमाइंड बोथ बाय द ऑटोनोमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन, यस सी आर्चिन में दोनों ही स्पेसिफिकेशन देखा जाता है, एग्जाम्पल देके भी आपको पढ़ाया गया है पहले। नेक्स्ट, द लार्ज माइक्रोमियर आर कंडीशनली स्पेसिफाइड, नो दे आर ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड लार्ज माइक्रोमियर ये जो है पैराकाइन एंड जस्टाकाइन फैक्टर प्रोड्यूस करके अपने नेबर सेल को कंडीशनली स्पेसिफाई करते हैं, यानी लार्ज माइक्रोमियर खुद ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है, लेकिन वो आसपास के नेबरिंग सेल के लिए कुछ फैक्टर सिक्रीट करते हैं, जैसे कि हो गया पैराकाइन फैक्टर, जस्टाकाइन फैक्टर, उस फैक्टर के द्वारा वो अपने नेबरिंग सेल को जो है कंडीशनली स्पेसिफाई करते हैं। इसलिए लार्ज माइक्रोमियर तो ऑटोनोमस होगा, कंडीशनल नहीं होगा, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। थर्ड है लार्ज माइक्रोमियर प्रोड्यूस पैराक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन फैक्टर दैट स्पेसिफाई द फेट ऑफ देयर नेबर, यस ये स्टेटमेंट तो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, सी दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है बीटा कैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमियर, ऑफ कोर्स इट इज रिक्वायर्ड, नॉट नहीं होता, इट इज रिक्वायर्ड, देख सकते हैं आप बीटा कैट का रोल होता है माइक्रोमियर को स्पेसिफाई करने में, तो दिस इज फॉल्स। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ए एज वेल एज सी ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइटोस्केलेटन डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आर क्रिटिकल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स इन द एनिमल सेल इन अ फर्टिलाइज्ड एग ऑफ सी एलिगन, once the polarity has been established the maternal nucleus migrate toward the paternal nucleus which eventually lead to the fusion of two pronuclei, यानी एक तरीके से
जब पोलैरिटी बन जाती है कि भाई कौन सा एक्सेस क्या बनेगा, तो उस टाइम पे मैटरनल न्यूक्लियस पैटर्नल न्यूक्लियस यानी मदर का न्यूक्लियस फादर के न्यूक्लियस की तरफ माइग्रेट करता है। अब ये जो यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, ये न्यूक्लियर माइग्रेशन जो हो रहा है, उसके पीछे कौन सा मॉलिक्यूलर मोटर यहाँ पे इन्वॉल्व है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बोला गया है मायोसिन 2, काइनेसिन, डायनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ऑफ कोर्स इट्स अ डायनिन। इसके साथ जो है हमने एक तरीके से जो आपका शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था वो कर लिया डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर द मोर lecture updates as well as exam updates. Thank you so much everyone. Have a great day.